गुड इवनिंग। चलिए आज प्रकाश प्रशांत एकेडमी एक बार और आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एक नया चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पोषण। पोषण पोषण है क्या? सबसे पहले देख लेते हैं कि पोषण है क्या। इस पोषण के बारे में हर यूट्यूब वाले लोग चर्चा करते हैं, सभी लोग बात करते हैं। पोषण है क्या? देखिए, जितने जीवधारी हैं सभी जीवधारियों को जब कोई वर्क करते हैं, चाहे वो दौड़ते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, यानी कि कोई भी वर्क के लिए, कोई भी कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी मिलता कहाँ है? वो ऊर्जा मिलता कहाँ से है? देखिए, तो सभी जीवधारियों को जितने वर्क करते हैं, ये जो भी वर्क करेंगे, इस वर्क के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, ये ऊर्जा मिलता कहाँ से है? तो ये ऊर्जा उनको मिलता है भोज्य पदार्थों से। कैसे मिलता है? भोज्य पदार्थों से मिलता है। तो हम कहेंगे कि सभी जीवधारियों को जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो भोज्य पदार्थों से मिलता है। देखिए, अगला है कि ये तो हो गई बात कि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, कहाँ से मिलती है? भोज्य पदार्थों से मिलती है। अगला जो होगा पोषण, यानी कि पोषण है क्या? पोषण क्या है? तो दोस्तों, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसको निम्न कोशिकाओं तक, यानी कि अंत के कोशिकाओं तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया पोषण कहलाती है। यानी मैंने पोषण ग्रहण किया, उस पोषण को ग्रहण करने के बाद जितनी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बाद जब पोषण अन्य अंत के कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, तो उसी क्रिया को हम लोग पोषण करते हैं। पोषण किसमें किसमें होता है? जैसे कि पोषण की बात करें हम, पोषण किसमें किसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद प्रोटीन्स, इसके बाद वसा, इसके बाद विटामिन्स, ये सभी क्या है? इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी आपके पोषक के हैं, जो वो पोषक के ये तत्व हैं जिसमें पोषक पाया जाता है। ये इन सभी तत्वों में पोषक क्या होता है? पोषक पाया जाता है। अब होगा, ये तो पोषक की बात थी। पोषक पदार्थ क्या होता है? पोषक पदार्थ जिनका उपयोग जीवधारी ऊर्जा उत्पादन के रूप में करते हैं, उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। जीवधारी यानी कि जो जीवधारी होते हैं, वो जीवधारी, उनको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा उत्पादन जिनसे होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। उसी को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण के प्रकार। आखिर में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं। अगर पूछता है कि पोषण कुल कितने होते हैं, तो कुल इनकी संख्या 5 होती है। लेकिन अगर पूछता है कि मुख्यतः कितने होते हैं, तो मुख्यतः 3 होते हैं। जैसे स्वपोषी, दूसरा होगा परपोषी, तीसरा होगा मृतभक्षी, और चौथा होगा विष्ठाभोजी।
विष्ठाभोजी, और चौथा होगा परजीवी। परजीवी। देखिए दोस्तों, ये तो स्वपोषी, परपोषी, मृतभक्षी, विष्ठाभोजी और परजीवी। देखिए स्वपोषी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब परपोषी जो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी इस पे निर्भर रहते हैं। परपोषी किस पे? स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। मृतभक्षी जो होते हैं, यानी कि जो मृत स्थानों पे उगते हैं, जिनका भोजन मृत पदार्थों से होता है, उसे मृतभक्षी कहते हैं। विष्ठाभोजी का मतलब होता है कि वे जीव जो गंदे पदार्थों को, यानी कि गंदे पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उससे विष्ठाभोजी कहते हैं। परजीवी ये ऐसे जीव हैं जो विष्ठाभोजी, मृतजीव, भक्षी, परपोषी, स्वपोषी सब पे निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी को कैसे हम पढ़ते हैं, स्वपोषी की परिभाषा क्या होती है, इन सब के बारे में हम देख लेते हैं कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी क्या होता है, देखिए स्वपोषी इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जीव, इस प्रकार के जो पोषण होते हैं, मतलब कि इस प्रकार जो पोषण होते हैं, इसमें जीव क्या करता है, जीव सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से या जल के मदद से अपना भोजन बनाता है या अपना भोजन बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी के रूप में आते हैं। पूछेगा कि सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो स्वपोषी के रूप में इसे हम जानते हैं, सभी हरे पौधों को। आगे ऐसे जीवों को, यानी कि इस प्रकार के जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, मतलब कि स्वपोषी ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। ऑटोट्रॉप्स में हरे रंग के वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? हरे, यानी कि ऑटोट्रॉप्स में हरे रंग के क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, जिसे क्लोरोफिल, कौन सा, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? ऑटोट्रॉप्स हरे रंग के वर्णक होते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं, यानी कि स्वपोषियों को, जो सजीव CO2 और जल के मदद से अपना भोजन बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में हरे रंग के वर्णक होते हैं, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक और चीज देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉप्स सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये तो बात मैंने पहले ही बताया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और इस पूरे क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि इस पूरे क्रिया को, जिसमें का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, CO2 होता है, जल होता है, और वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक और बात है कि हरे पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो हरे पौधे अपना भोजन पत्तियों पर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला जो होता है, फिर यहीं से पूछा जाता है कि परपोषी क्या होता है। स्वपोषी तो हो गया, परपोषी क्या होता है, परपोषी किसे कहते हैं।
देख लेते हैं परपोषियों को कि परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी 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 CO2 और जल जैसे सरल कार्बनिक, यानी कि CO2 और जल जैसे सरल जैविक सामग्री से परपोषी की बात कर रहे हैं तो सरल कार्बनिक यानी कि CO2 और जल और कर लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश भी उपस्थित हो, भाई सरल कार्बनिक भी हो, जल भी हो और सूर्य का प्रकाश भी हो, फिर भी वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उससे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। मतलब कि हयो उपस्थित हो, हयो हो और ये भी हो, फिर भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा का कि वो स्वपोषी पे डिपेंड रहते हैं, जब तक वो बेचारे नहीं देंगे खाने तब तक नहीं खाएंगे, तो इसे हम लोग स्वपरपोषी कहते हैं। यानी कि हम एक भाषा में कहें कि यह अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। अगर पूछेगा किसे क्या कहते हैं तो परपोषी कहते हैं। जैसे अब इसके भी प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, एगो तो शाकाहारी हो गया, दूसरा कौन हो गया, मांसाहारी हो गया, और सर्वाहारी हो गया, और कीटधारी हो गया। यानी कि शाकाहारी यो भी किसके प्रकार, परपोषी का प्रकार है। मांसाहारी यो किसका प्रकार है, परपोषी का प्रकार है। सर्वाहारी यो किसका प्रकार है, परपोषी का ही प्रकार है। और कीटधारी यो परपोषी का प्रकार है। तो हम कहेंगे कि परपोषी के है सब प्रकार है, कहें कि ये सब किस पे, स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं। ये सब किस पे, स्वपोषी पर ही निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसको हम किस में, परपोषी के रूप में रखते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। आगे मृतभक्षी था, जो मैंने बताया कि वो मृत जीवों से या मृत स्थानों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। तीसरा था मिष्ठाधारी या मिष्टभक्षी, तो जो अपना गंदे पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। और एक और था परजीवी, तो यानी कि परजीवी इन चारों पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उसको परजीवी कहते हैं। पर मैंने दूसरा पे, और जीव मतलब जो दूसरे आधारित जीव हैं उससे क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। अब देख लेते हैं आगे, अगला जो होगा वो होगा कि पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण पोषक पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं या किस आधार पर करते हैं। तो देखो, पोषक पदार्थों का वर्गीकरण दो रूपों में करते हैं। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण दो रूपों में करते हैं। पहला, रासायनिक संरचना के आधार पे। पहला, रासायनिक संरचना के आधार पर एकदम ध्यान से देखो। यानी कि संरचना के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। तो पहला, कार्बनिक पदार्थ में कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद प्रोटीन, वसा, इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, और इसके बाद विटामिन। ये सब कहाँ है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें C की मात्रा पाई जाती है। और दूसरा जो है वो है अकार्बनिक पदार्थ। ई का तो अकार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो जिसमें C न पाया जाता तो कौन सा, जल में C ना पाया जाला। और खनिज लवण
खनिज लवण विशी की मात्रा नहीं पाई जाती है। खनिज लवण विशी की मात्रा नहीं पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ जल खनिज लवण एमा का कार्बन का मात्रा ना पावल जाला, इससे क्या करते हैं कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक ना अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। देखो आगे जो है दूसरा, उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण। उपयोगिता के दूसरा का उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि उपयोगिता यानी कि इसका एक उपयोग के आधार पर क्या, यानी कि पोषक पदार्थ के उपयोग के आधार पर उसका वर्गीकरण। एक 4 प्रकार का वर्गीकरण। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला ऊर्जा उत्पादन मतलब कि जितना जैविक क्रिया है यानी कि पूरे काम को करने के लिए जिसकी जहां से ऊर्जा मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? जैविक उत्पादन। जहां से उत्पादन होता है इससे हमको मिलती है। तो किससे मिलता है? हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और दूसरा कैसे मिलेगा? दूसरा वसा से मिलता है। पढ़ेंगे का कि ऊर्जा उत्पादन यानी कि पूरे जैविक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा कैसे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलता है। आगे है निर्माणकर्ता यानी कि शरीर में कहीं टूट गया, कहीं फूट गया, चाहे वृद्धि के लिए, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है? उसमें क्या जिम्मेदार है? उसमें प्रोटीन जिम्मेदार है। प्रोटीन यानी कि होकर भरपाई कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। तीसरा है उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी नियंत्रण लिख लो। उपापचयी नियंत्रण के लिए इसमें कौन जिम्मेदार है? देखो, उपापचयी को नियंत्रण करने के लिए, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए जहां से हमको ऊर्जा मिलती है, जहां से उपयोग करते हैं उसी को उपापचयी नियंत्रण पोषक तत्व कहते हैं। इससे कैसे मिलता है? तो विटामिन से। किससे मिलता है? विटामिन से मिलता है। विटामिन से मिलेगा। और किससे मिलता है? जल से मिलता है। और किससे मिलता है? लवण से मिलता है। लवण से मिलता है। लवण विटामिन से, जल से और लवण से मिलता है। जो चौथा भाग है वो है कि आनुवंशिक पदार्थ। कौन पदार्थ? आनुवंशिक पदार्थ से ये क्या होते हैं? इनको काहे रखा गया है उपयोगिता में? इसलिए रखा गया है कि ये आनुवंशिक लक्षणों को, कैसे आनुवंशिक लक्षणों को एगो पीढ़ी से यानी कि प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। कौन कौन होता है? एगो डीएनए होता है, एगो आरएनए होता है। तो अब देख लो कि डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं। इनसे क्या कहेंगे? आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं? तो इससे प्रश्न जो बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कैसे होता है? तो कह दिया कि कार्बन से। कैसे? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कैसे? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब पूछेगा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा किसमें कितनी होती है?
यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, चाहे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन वो 2 होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का वो होता है 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 1 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है? तो 2 होता है। आगे देख लेते हैं कि इसको रासायनिक संरचना के आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पे किसको, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटते हैं। क्या भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो पहला को बोलेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। दूसरे को बोलेंगे ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। और तीसरे को बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक संरचना के आधार पे किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, अब लास्ट जो क्वेश्चन होगा कि आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया था न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, आगे जो हमारा जो अगला टॉपिक्स होगा वो होगा प्रोटीन्स। तो हम लोग अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।